प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एकलव्य अकेडमी अयोध्या पर। और आप सभी का विशेष रूप से स्वागत है हमारे कार्यक्रम हम नींव मजबूत बनाएंगे में। इसी क्रम के अंतर्गत आज मैं गणित विषय के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक सांख्यिकी का विस्तृत रूप से उस पर चर्चा करूंगा। और हम यहाँ पे आपको बताएंगे सांख्यिकी क्या है और इस पर आधारित विभिन्न प्रकार के प्रश्नों और ये कितने प्रकार की होती है। तो आप पूरा वीडियो अंत तक देखें और अपनी पकड़ इस टॉपिक पर मजबूत बनाएं, क्योंकि यह पहल मैंने गणित में कमज़ोर बच्चों के लिए चलाई है, जिसमें मैं बहुत बेसिक से गणित को सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूं। तो शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। हम सबसे पहले देखते हैं सांख्यिकी। सांख्यिकी को इंग्लिश में हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। और बात करें हम इसकी परिभाषा, यह क्या है, सांख्यिकी क्या है, तो देखते हैं यह गणित की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का संग्रहण, प्रदर्शन, वर्गीकरण और उसके गुणों का आकलन का अध्ययन किया जाता है। या हम बात करें कि सांख्यिकी एक गणितीय विज्ञान है जिसमें किसी वस्तु, अवयव, तंत्र, समुदाय से संबंधित आंकड़ों का संग्रह, विश्लेषण, व्याख्या या स्पष्टीकरण और उसकी प्रस्तुति की जाती है। अब आगे देखते हैं हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या है, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले देखते हैं, दिए गए आंकड़ों में एक ऐसी संख्या होती है जो समस्त आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक, प्रायः यह संख्या समूह के मध्य या उसके आसपास की संख्या होती है और इसी संख्या के आसपास सभी आंकड़े वितरित होते हैं। जो आंकड़ों की या प्रवृत्ति है या इस फ्रीक्वेंसी को केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं, तथा वह संख्या या माध्य जिसके आसपास सभी आंकड़े वितरित होते हैं उसको केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहलाती है या केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हैं। अब देखते हैं आगे हम, आंकड़ों में से किसी एक आंकड़े के आसपास पाए जाने की प्रवृत्ति को केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। यानी कि किसी एक आंकड़े के आसपास पाए जाने की उनकी प्रवृत्ति को केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। अब आगे हम इसमें देखेंगे कि यह कितने प्रकार की होती है और उस पर आधारित विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को जो आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। ये तो एक बेसिक इसका थ्योरेटिकल पार्ट था जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और अब आगे हम बढ़ेंगे बच्चों। अब हम आगे बात करेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें कितने प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पे देखें कि मुख्य रूप से जो है ये 3 प्रकार की होती हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें, जिसमें सबसे पहला है समांतर माध्य, जिसे इंग्लिश में हम अर्थमेटिक मीन कहते हैं। दूसरा है माध्यिका या माध्यक, इसे हम इंग्लिश में मीडियन कहते हैं। और तीसरा है बहुलक, इसको इंग्लिश में हम मॉड कहते हैं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें में तीनों प्रकार के जो मुख्य रूप से नाम मैंने बता दिया है। अब आगे हम एक एक पे चर्चा करेंगे और उन पर आधारित प्रश्नों को भी हल करेंगे और देखेंगे कि कितने आसानी से आप सभी लोग सांख्यिकी टॉपिक पर अपनी पकड़ इतनी अच्छी बना लेंगे कि कोई आपको उसमें पीछे नहीं कर सकता है। तो आइए अब देखते हैं हम समांतर माध्य। तो समांतर माध्य सबसे पहले देखें क्या है। समांतर माध्य जो है आंकड़ों के एक समूह के लिए अधिकांशतः प्रयोग किए जाने वाला प्रतिनिधि मान समांतर माध्य है। इसे अंकगणितीय माध्य भी कहा जाता है या संक्षेप में इसे माध्य कहा जाता है। वहीं पे दूसरे शब्दों में हम बात करें कि समांतर माध्य वह मान है जो दिए हुए पदों के योगफल में पदों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। ये एक सरल शब्दों में देखें हम कि समांतर माध्य वह मान है जो दिए हुए पदों के योगफल में पदों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है, उसको हम समांतर माध्य कहते हैं। अब आगे देखेंगे हम समांतर माध्य पे जो ऊपर हमने परिभाषा बताई है, ये वाली इस परिभाषा के आधार पे एक सूत्र बन के आता है या एक फार्मूला निकल के आता है। समांतर माध्य बराबर होता है सभी पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट, आप मार्क करिए इसको। और इसी पे आधारित विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि समांतर माध्य की गणना कीजिए। अब आगे इसमें हम देखेंगे समांतर माध्य पर आधारित कुछ प्रश्न देखेंगे हम। तो उसमें सबसे पहले देखें, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा इसमें है, कह रहा है कि कुछ शिक्षार्थियों के पूर्णांक 100 में से प्राप्तांक निम्न हैं।
यानी कि 85, 73, 90, 64, 86, 70 है। तो प्राप्तांकों का माध्य बताओ, या प्राप्तांकों की माध्य की बात कर रहा है। तो हम सबसे पहले इसमें देखते हैं जो हमारा फार्मूला है, उसी पे एकदम बेस्ड फार्मूला बेस्ड जो समांतर माध्य है, जो समांतर माध्य या माध्य सभी पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सभी पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, ये समांतर माध्य का सूत्र है, आप इसको रख दें। फिर उसके बाद अब देखिए पद क्या है। पद जो इसमें पूर्णांक दिया गया है, 100 पूर्णांक में से जो प्राप्तांक हुआ है, हासिल हुआ है विद्यार्थियों या शिक्षार्थियों को, वही पद है। पद देखते हैं, जैसे एक पद ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पाँचवा ये, छठवां ये। तो यानी कि पदों की संख्या 6 है। पदों की संख्या 6 है। इसको नंबर ऑफ पद की हम बात करें या नंबर ऑफ टर्म, तो ये 6 हो गया, यानी एन का मान 6 आता है। तो यानी जो पद हैं वो 6 हैं। सभी पदों का योगफल आप यहाँ पे लिख लें, बहुत ही सरल, जोड़ना आप सभी को आता ही है। 85 + 73 + 90 + 64 + 86 + 70 बटे 6। अब इसको आप पूरा जोड़ेंगे तो ये आएगा 468 बटे 6। जब इसको आप भाग देंगे, बहुत ही सरल भाग इसको देंगे, तो जो समांतर माध्य निकल के आएगा, आपका उत्तर हो जाएगा 78। ये इसका समांतर माध्य आएगा। अब आगे हम इस पर आधारित 2-3 सवाल और लगाएंगे, तब आपका कॉन्सेप्ट और बेहतरीन क्लियर हो जाएगा। तो आइए आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी फैक्ट्री के 6 मजदूरों की प्रतिदिन की मजदूरी क्रमशः 110, 180 और 160, 70, 80, 105 रुपये है। तो मजदूरी का समांतर माध्य बताना है। यानी 6 मजदूर हैं और इनकी प्रतिदिन की मजदूरी जो है ये रुपये में दी गई है। आपको इनका मजदूरी का, जो इनके मजदूरों की मजदूरी है, इसका समांतर माध्य बताना है। तो सबसे पहले आप देखिए कि पदों की संख्या, कितने पद हैं। तो 6 मजदूर कह रहा है, ठीक है। आप एक बार यहाँ भी देख लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये जो पदों की संख्या है 6 मिल गई है। अब समांतर माध्य बराबर या माध्य बराबर होता है सभी पदों का योगफल या पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो यहाँ पे देखिए 180 + 110 + 180, 160 + 70 + 80 + 105 बटे 6। तो जब इसको आप जोड़ेंगे तो ये आपका निकल के आएगा 705 बटे 6। और इसको जब आप भाग देंगे तो ये दशमलव के 2 अंक तक आपको भाग देने की जरूरत रहेगी। ये निकल के आता है समांतर माध्य आपका हो जाएगा 117.5 रुपये। ये जो है मजदूरी का समांतर माध्य है, मजदूरी जो कि रुपये में दी गई है, इसलिए समांतर माध्य आपका ये रुपये में आया है। अब इसी क्वेश्चन को आगे हम एक दूसरे तरीके से आपको बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए 1 प्लस, जब इसका हम तिरछा गुणा कराएंगे, 1 इंटू ब्रैकेट में हो जाएगा 10 + x बराबर 4 × 4, ये आ जाएगा 10 + x = 4 4 जा 16। तो x बराबर आपका निकल के आएगा 16 - 10। जब इसको आप पक्षांतर कराएंगे, 10 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, x का मान आ गया 6। तो इस प्रकार से ये समांतर माध्य का क्वेश्चन था। अब आपके लिए मैं 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ। आप सभी हमारे प्यारे छोटे बच्चे इसको लगाएं, और जो बड़े बच्चे भी हैं जिनको गणित में कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहे हैं, वो निश्चित तौर पर इस वीडियो को देखेंगे तो उनका समांतर माध्य या सांख्यिकी के अंतर्गत जितने भी टॉपिक आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन इसमें है आपके लिए होमवर्क, यदि 3, 6, 5, 2 और x का समांतर माध्य 6 है तो x का मान बताना है। जैसा कि मैंने पहले अभी इस क्वेश्चन में बताया है, उसी तरीके से आप इसको अभ्यास करने की कोशिश करें। अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, यदि कुछ लड़कों का भार किलोग्राम में क्रमशः 40, 42, 41, 38, 36, 35, 42, 37, 33 किलोग्राम है, तो इन भारों का समांतर माध्य बताना है। तो आपके लिए दोनों होमवर्क क्वेश्चन हैं, आप इसको हल करें और हमें कमेंट करके बताएं कि उत्तर कितना आया है। अब आगे हम बढ़ेंगे। अगला इसमें हमारा है माध्यिका। तो माध्यिका पे हम चर्चा करेंगे और माध्यिका पर आधारित प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं माध्यिका क्या है। माध्यिका को इंग्लिश में मैंने पहले ही आपको बताया है कि उसको इंग्लिश में मीडियन कहते हैं। माध्यिका दिए गए प्रेक्षणों में वह मान होता है जो 2 प्रेक्षणों को ठीक 2 भागों में बांटता है। माध्यिका यानी कि आपके पास जो कोई भी आंकड़ा दिया गया है तो उसको ठीक 2 बराबर भागों में बांटने की प्रक्रिया या क्रिया ही माध्यिका कहलाती है। या आप इसका हम दूसरा और अपडेटेड थोड़ा बताते हैं आपकी परिभाषा। यदि आंकड़ों
को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मध्य में पड़ने वाला पद का मान ही माध्यिका है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए आरोही क्रम क्या होता है। जो बच्चे नहीं जान रहे हैं उनको मैं बताता हूँ। आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम हुआ। जैसे हम गिनती जब पढ़ते हैं आप 1 2 3 4 5 6, तो ये आरोही क्रम हुआ, यानी संख्याओं का आरोही क्रम बढ़ता क्रम होता है, बढ़ता क्रम हुआ। और जब वहीं पे हम अवरोही की बात करें यानी घटता क्रम, तो मान लीजिए हम 10 से स्टार्ट करें, 10 9 8 7 6, तो ये इसका घटता क्रम हो गया। तो इसमें कन्फ्यूजन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आरोही यानी कि बढ़ते क्रम में, अवरोही घटते क्रम में। यदि जो हमें दिए गए आंकड़ा है, जो डाटा दिया गया है, उसको हम आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें तो मध्य में पड़ने वाला पद ही माध्यिका होता है। अब आगे हम देखेंगे इसमें कि माध्यिका पर आधारित दो प्रकार के क्वेश्चन जनरली बनते हैं। एक होता है जब आंकड़ों की संख्या सम हो या आंकड़ों की संख्या विषम हो। तो सबसे पहले इसमें बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मैं एकदम आसान भाषा में बताऊंगा कि कैसे माध्यिका आप पकड़ लेंगे। बस सेकंड नहीं लगेगा आपको, बस पूरा लेक्चर आप देखें और इस पे आधारित जो मैं सवाल बता रहा हूं, जो आपको होमवर्क मिलेगा, उसको आप लगा लीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं, यदि आंकड़ों की संख्या यानी कि जो आंकड़े की संख्या में नंबर ऑफ डाटा दिया गया है n, ये विषम है, तब माध्यिका हमारी निकल के आती है n+1/2 हुए पद का मान। जो वो पद निकल के आएगा उसका मान हो जाएगा। आरोही या अवरोही है तो मध्य में, यानी कि अगर आंकड़े आरोही अवरोही क्रम में दिए गए हैं तो मध्य में पड़ने वाले पद का मान ही माध्यिका कहलाता है। अब आगे मैंने बताया था कि जब आंकड़ों की संख्या सम है, जब आंकड़ों की संख्या सम है तब माध्यिका कैसे निकालेंगे। इसको तो ये मैं सूत्र बता दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बहुत व्यवहारिक तरीके से बताऊँगा जिसमें बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। माध्यिका होती है जब आंकड़ों की संख्या सम है तो 1/2 ब्रैकेट लगाएंगे आप, ब्रैकेट n/2 में पद का मान प्लस n/2 + 1, ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा, हुए पद का मान। तो ये इसका एक फार्मूला है, लेकिन आपको फार्मूला रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं व्यवहारिक तरीके से समझाऊंगा। यदि यहाँ पे सम है तो मध्य में पड़ने वाले पद, पड़ने वाले दो मानों या पक्षों का औसत मान ही माध्यिका होता है। अब इस पर हम आगे बढ़ेंगे और कुछ सवाल के माध्यम से आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए आता है 7 विद्यार्थियों की ऊंचाई जो सेंटीमीटर में है के आंकड़े निम्नवत हैं। यानी इसमें जो है आंकड़े दिए गए हैं ऊंचाइयों के सेंटीमीटर में 148, 151, 153 और 145, 143, 152, 155। तो इनकी माध्यिका ज्ञात करनी है, यानी कि इनकी ऊंचाइयों की माध्यिका ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आपको माध्यिका का क्वेश्चन हल करने के लिए आपको उसको आरोही या अवरोही, आरोही क्रम यानी कि बढ़ता क्रम, आप दोनों में से किसी क्रम में उसको पहले सिस्टम में रखेंगे, उसके बाद जो मध्य में पद पड़ेगा वही उसका माध्यिका हो जाएगा। अब देखते हैं, तो आरोही क्रम में हम इसको सबसे पहले आरोही क्रम में एक हम सवाल बता रहे हैं आपको। तो आरोही क्रम में रखेंगे, ये हो जाएगा 143, 145, 148, 151, 152, 153 व 155। अब यहाँ पे आप देखें आंकड़ों की संख्या दी गई है 7, जो आंकड़े हमारे डाटा दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 7, यानी कि इसकी संख्या है विषम, अर्थात जो n बराबर हम लिखते हैं ये हो जाएगा 7। अब यहाँ पे माध्यिका के लिए जो फार्मूला है आप इसमें लगाएं, माध्यिका बराबर n+1/2 में पद का मान। तो यहाँ पे देखेंगे n का मान हम 7 रखते हैं, 7 + 1/2 हुए पद का मान जो निकल के आएगा, यानी कि 8/2 आ जाता है, चौथा पद आ रहा है, चौथे पद का मान। अब इसमें हम देखें चौथा, ये जो हमारे आरोही क्रम में मैंने व्यवस्थित किया है, इसमें चौथा पद हमारा 1 2 3 4, तो ये वाला हमारा ये चौथा पद है और यही हमारी इसकी माध्यिका निकल के आएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, 6 मित्रों के भार जो है किलोग्राम में क्रमशः 40, 43, 44, 46, 47 और 50 किलो हैं। तो वो कह रहा है कि भारों की माध्यिका बताइए। आपको भारों की माध्यिका ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले माध्यिका ज्ञात करने के लिए आप जो इनके भार दिए गए हैं इनको आरोही क्रम में लिखें। आरोही क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम, 40, 43, 44, 46, 47, 50 ये हो गए हैं। अब देखें हम आंकड़ों की संख्या निकाल लें कैसी है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 है, तो मतलब ये सम है। सम और विषम भी आपको बता दें, सम संख्या वो होती है जो 2 से कट जाए और विषम वो है जो 2 से ना कटे। ये सम और विषम की पहचान है, अर्थात हमें n बराबर दिया गया है 6। अब हम इसको, इस सवाल को मैं आपको फार्मूले से बताऊंगा और उसके बाद एक व्यवहारिक तरीके से कि आप आंकड़ा देखते ही पहचान जाएं और उस पर हल कर ले जाएं। तो माध्यिका बराबर होता है
जब आंकड़ों की संख्या सम है तब 1/2 ब्रैकेट में n/2 हुए पद का मान प्लस n/2 + 1 ब्रैकेट बंद हुए पद का मान। अब यहाँ पे आप देखिए n का मान 6 रखेंगे, n का मान हमने 6 रख दिया है। आगे हल करेंगे तो ये भाग देने पे 3 आएगा, यानी कि तीसरे पद का मान, और ये आएगा 2×3 = 6, 3, इसको आप काट दीजिए, 3 + 1 यानी हो जाएगा चौथे पद का मान। अब तीसरा और चौथा पद हम यहाँ पे देखेंगे, इस श्रृंखला में हम देखेंगे। यहाँ पे आपको देखना है तीसरा पद हमारा है 44, चौथा है 46, उसी को मान को मैंने यहाँ पे लिखा है। 44 + 46 को आप जोड़ेंगे, ये आएगा 90। फिर 1/2 आगे इसमें दिया गया है सूत्र में, ये गुणे का निशान है। तो जब आप इसको भाग करेंगे या इसको आप लिख दें 90/2 तो ये आएगा 45। तो इस प्रकार से इसकी माध्यिका हो जाएगी 45। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन है 8 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का विवरण निम्नलिखित है, जिसमें 70, 75, 65, 63, 68, 85, 88, 70 हैं। यदि पूर्णांक 100 अंक का है तो प्राप्तांकों की माध्यिका बताइए। तो यहाँ पे विद्यार्थियों द्वारा 8 विद्यार्थियों द्वारा 100 अंक के पूर्णांक में ये लगभग अंक जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं हासिल किए गए हैं। तो आपको प्राप्तांकों की माध्यिका बतानी है। तो इसको मैं आपको बिना फार्मूले के बहुत ही व्यवहारिक तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, और इसमें मैं आरोही क्रम और अवरोही क्रम दोनों के माध्यम से इस सवाल को आपको समझाऊंगा, जिससे आप पूरा आंकड़ा या कोई डाटा देखें बस तुरंत उसकी माध्यिका सेकंडों में आप निकाल दें। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम देखें आंकड़ों की संख्या, जो प्राप्तांकों की संख्या दी गई है वो है 8। तो यहाँ से आप गिन भी सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये हो गए आपके प्राप्तांकों या आंकड़ों की संख्या जो हो गई, हमारा n की वैल्यू आ गई 8, यानी विद्यार्थियों की संख्या वही हो गया 8। अब हम प्राप्तांकों का पहले आरोही क्रम में, इनको जो प्राप्तांक है उनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो देखिए आरोही क्रम का मतलब मैंने बताया था, फिर से बता देता हूँ, यानी कि बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंग्लिश में इसको कहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब देखिए यहाँ पे 63, 65, 68, 70, 75, 78, 85, 88, ये इसका बढ़ता हुआ क्रम हुआ। अब यहाँ पे आपको मैंने परिभाषा इसकी बताई थी, आप परिभाषा से देख रहे होंगे कि माध्यिका जो है वो दो, मतलब परीक्षणों को ठीक 2 भागों में बांटने की क्रिया है। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्वेशन से देखिए, फार्मूले की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखिए कि ठीक 2 बराबर भागों में बांटना है। जैसे देखिए 8 पद हैं यानी सम हैं, तो मैं समझा रहा हूँ कि सम है तो 3 इधर हटा देते हैं, 3 इधर हटा देते हैं। अब जो बीच के हमारे 2 बच रहे हैं, सम की संख्या की ये कंडीशन है, उसी में आपको एक बड़ा सा फार्मूला लगाना पड़ता है। आपको फार्मूला ना लगाना पड़े इसलिए मैं समझा रहा हूँ। आंकड़ों को जो है 2 आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मध्य में पड़ने वाले पद का मान ही माध्यिका होता है। तो यहाँ पे देखिए हमने 3 पद इधर से हटा दिया और 3 पद इधर से हटा दिया, बीच में अब 2 पद बच रहे हैं। इन्हीं 2 पदों को हम जोड़कर और 2 से भाग दे देंगे। जो हमारे फार्मूले में 1/2 है, तो वहाँ पे नहीं, जोड़कर इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। जो हमारा भागफल आएगा वही हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों को हम जोड़ेंगे 145 हो जाएगा, और 145/2 जब करेंगे तो ये निकल के आएगा 72.50। तो ये उसका उत्तर हो जाएगा बिना किसी फार्मूले के। आप श्रृंखला ध्यान से देखिए, जितने पद आप दाहिनी तरफ से हटा रहे हैं ठीक उतने ही पद आप बाईं तरफ से हटाइए। बीच में ध्यान रहे, आपको जो बीच में पद बच रहा है वो आपको 2 पद लेने हैं, दोनों पद को जोड़कर 2 से भाग दे देना है। ये सम की कंडीशन में है। अभी मैं एक एग्जाम्पल विषम के लिए व्यवहारिक तरीके से समझाऊंगा। तो ये था इसमें आरोही क्रम में। अब अगर हम आपको अवरोही क्रम में समझाएं इसी सवाल को, तो अवरोही क्रम में भी उत्तर हमारा वही आएगा, माध्यिका हमारी वही आएगी, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आप देखिए अवरोही क्रम यानी कि घटता हुआ क्रम, घटता क्रम में हम जब इसको सेट कर रहे हैं, सबसे बड़ा ये है, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। तो ये हमारे जो 8 आंकड़े दिए गए हैं, 8 प्राप्तांक दिए गए हैं, तो उनका अब देखिए यहाँ पे भी हम वही व्यवहारिक तरीका लगाएंगे। दोनों तरफ के बराबर पदों को हम हटा देंगे, 3 पद इधर के, 3 पद इधर के। बीच में जो 2 पद बच रहे हैं इन्हीं को हम लेके जोड़ लेंगे इनको, 75 + 70/2, ये हो जाएगा 145/2, बराबर निकल के आएगा 72.50। ये इसकी माध्यिका आ जाएगी। इसमें कहीं भी आपको कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं एक आध वीडियो लेक्चर
क्वेश्चनों पर और बना दूंगा। अब ये तो हो गया जब आंकड़े सम थे, यानी कि जब पद की संख्या सम है, पद सम है तब। एक विषम का मैं छोटा आपको दिखा देता हूँ। विषम जब विषम है तब, जब विषम पद हैं तब कैसे व्यवहारिक तरीके से आप हल करेंगे। जैसे आप मान लीजिए आपके सामने है 18, 22, 16, 17 और ये हो गया 23। तो सबसे पहले इसको हम बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में किसी में भी आप लिख सकते हैं। दोनों से मैंने ऊपर सवाल समझाया है, दोनों से आंसर सेम आ रहा है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। माध्यिका दोनों से सेम आएगी, उत्तर आपका सही रहेगा, कोई गलत नहीं काट सकता है। अब देखिए यहाँ पे इसको हम आरोही क्रम में रखते हैं। आरोही क्रम में तो सबसे छोटा यहाँ पे है 16, फिर 17, फिर 18, फिर 22 और फिर 23। अब यहाँ पे आप देखें कि इसमें माध्यिका जो बता रहा है कि ये आंकड़ों ठीक परीक्षणों को दो भागों में बांटता है। तो आपको जितना आप दाहिनी तरफ से पद हटाएंगे उतने आप बाईं तरफ से ही पद, जैसे मैंने पहले ही समझाया। तो इसमें आप देखें 2 पद हम इधर से हटा देते हैं, 2 पद हम इधर से हटा देते हैं, बीच में हमारा क्या बचा 18। बस यही इसकी माध्यिका हो गई, यही इसकी माध्यिका हो गई। इसमें आपको किसी तरीके से कोई फार्मूला चाहे सम हो विषम हो रटने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ये हमारा लेक्चर 1-2 बार देख लेंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अब बच्चों आपके लिए मैं होमवर्क देता हूँ। इस बार ये वीडियो लेक्चर थोड़ा लंबा है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सांख्यिकी का टॉपिक आपका पूरा जो इस पर समांतर माध्य माध्यिका बहुलक है पूरा क्लियर मैं कर दे रहा हूँ, और आप इसमें जो होमवर्क दे रहा हूँ उसको लगाने के बाद निश्चित तौर पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये जो आपके लिए होमवर्क है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। इसमें दिया गया है यदि 7 बच्चों की आयु 20 वर्ष, 18 वर्ष, 15 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष, 13 वर्ष, 19 वर्ष है, तो उनकी आयु की माध्यिका बताना है। तो आप इसको होमवर्क में लगाइए और हमें कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, यदि 4 मजदूरों की मजदूरी रुपए में दी गई है, 250, 260, 230 और 210 है, तो मजदूरों की मजदूरी की माध्यिका बतानी है। यानी कि जो ये मजदूरी दी गई है उसकी आपको माध्यिका बतानी है। तो आप इसको भी हल करके हमें बताएं। अब हम देखेंगे बहुलक। बहुलक क्या है? बहुलक को इंग्लिश में मोड कहते हैं। इसकी परिभाषा और इस पर आधारित मैं प्रश्नों को हल करवाऊंगा आप सभी से। तो देखिए, बहुलक का अर्थ है सर्वाधिक बारंबारता वाला आंकड़ा, यानी कि जो सबसे अधिक बार आया होगा। बारंबारता मतलब बार बार वो रिपीट हुआ होगा, सबसे अधिक बार आया होगा आंकड़ा, वही बहुलक कहलाएगा। या दिए गए आंकड़ों के समूह में सबसे अधिक बार आने वाले पद को ही बहुलक कहते हैं। या आगे मैं आपको बताऊं, जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होती है वह पद उस समूह का बहुलक कहलाता है। मैं 3-4 परिभाषा आपके लिए लिखा हूं जिससे कोई कन्फ्यूजन ना रहे, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। बहुलक प्रेक्षण मात्र से ही ज्ञात किया जा सकता है। तो इसको ज्ञात करने के लिए किसी प्रकार कोई फार्मूला या सूत्र की ज़रूरत नहीं होती है। इसको आप दिए गए आंकड़ों को देखेंगे और उसी से आप अनुमान अपने प्रेक्षण जजमेंट पे बता देंगे कि इस पद में बहुलक ये है। यानी कि उस दिए गए आंकड़ों में सबसे ज़्यादा बार जो रिपीट हुआ होगा वही उस समूह का बहुलक कहलाता है। तो यहाँ पे जो परिभाषाएं मैंने बताई है 3-4, आप इसको वीडियो को 1-2 बार देखेंगे, निश्चित तौर पर बहुलक में कोई कन्फ्यूजन उसके परिभाषा या समझ नहीं होगी। बार बार किसी आंकड़ों में रिपीट होने वाला जो पद होता है वही बहुलक कहलाएगा। जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होती है वह पद उस समूह का बहुलक कहलाता है। अब आइए हम 1-2 क्वेश्चन इस पर आप सभी को समझाने की कोशिश करता हूं मैं। तो अब देखिए, ये पहला क्वेश्चन है, 12, 12, 13, 12, 10, 11 का बहुलक बताइए। तो इसमें आप देखिए, सिर्फ इसको ऑब्जर्वेशन यानी प्रेक्षण मात्र से ही ज्ञात कर देंगे। इसमें देखिए सबसे ज़्यादा बार कौन सा पद आया है। तो आप देखेंगे 12, 12 और 12, 1, 2, 3 बार इस जो ये दिया गया है समूह, इसमें 3 बार 12 आया है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर जो हो जाएगा यानी आंसर 12, यानी कि जो इसका बहुलक आएगा, बहुलक ये हो जाएगा 12। इसमें इसका बहुलक 12 हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है 13, 14, 10, 12, 11, 12, 13, 20, 18, 12, 10 और 12 का बहुलक बताइए। तो इस आंकड़े को आप पूरा देखिए
और इसमें देखिए कि कौन सा अंक या कौन सा पद सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, वही इस समूह का बहुलक हो जाएगा। अब देखते हैं हम इसमें 13 को देखें। सबसे पहले 13 एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, 13 2 बार है, ठीक। तो ये बहुलक इसका, अब 13 को हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, 13 2 बार आया है। अब उसके बाद देखते हैं सबसे अधिक, हम इस श्रृंखला में देखें इसमें, इस समूह में, तो 12 हमें कई बार दिखाई दे रहा है। 12 एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, यानी कि 12 जो है 4 बार आया है। इससे ज़्यादा और कोई इसमें नहीं आया है। तो इस प्रकार से इसका भी उत्तर, यानी जो इसका भी बहुलक होगा, बहुलक बराबर इसका 12 हो जाएगा। यानी कि इस समूह के लिए जो बहुलक होगा वो 12 है। अब प्यारे बच्चों, आपके लिए मैं एक सवाल दे रहा हूँ, आप सभी इसको लगाएं और इस श्रृंखला को देखें, इस समूह को, इस सवाल को देखें कि इसमें बताएं बहुलक क्या है। आप सभी हमें कमेंट करके बताएंगे कि इसका जो बहुलक वाला क्वेश्चन है इसका उत्तर क्या है। और आपको जो समांतर माध्य और माध्यिका के लिए अभ्यास के लिए प्रश्न दिया गया है, आप उसको भी हल करें और उसका सलूशन हमें कमेंट करके बताएं कि इसका उत्तर क्या होगा। और यदि कहीं पे आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट करें, मैं आपको इस पर आधारित कुछ और प्रश्नों की एक नई एक्सरसाइज उपलब्ध करवा दूंगा। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। यह वीडियो आपको कैसी लगी, अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, आपके समझ में आई हो, आपके लिए उपयोगी हो, तभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल का लिंक साझा कीजिए। आपसे मिलेंगे हम एक नई वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।